अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है कोर्स का। और आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है हम लोग बेसिक बेसिक दो चीज़ें सीखेंगे। ये ट्रेड की जो है रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि वो बंदे को क्लियर होने चाहिए, और ऐसे वक्त में हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसलिए ज़रूरी हैं कि कल हम एक स्ट्रेटजी सीखेंगे गोल्ड की। उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और कोई बंदा इस पे ट्रेड लेना चाहे तो ट्रेड भी ले सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने इसकी बैक टेस्टिंग नहीं की हुई। अगर आप इस चीज़ की, इस कॉन्सेप्ट की बैक टेस्टिंग कर लें तो इस कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड ले लें बेशक, कोई मसला नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डाइवर कॉन्सेप्ट का नाम है रेगुलर डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो ट्रेडिंग में जो है वक्तन फवक्तन होते रहते हैं, ये वाले पैटर्न्स आते रहते हैं। दूसरा, आज हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, 5-10 मिनट देंगे इसको। वो क्या है? वो बैक टेस्टिंग है कि किसी भी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग कैसे करनी। ठीक है, बल्कि ज़्यादा फोकस हम इसी के ऊपर करेंगे। ये जो हिडन डाइवर्जेंस या रेगुलर डाइवर्जेंस है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया कि मैं बजाते खुद इस पे ट्रेड करने को रेकमेंड नहीं करता। लेकिन ये है कि कोई बंदा अगर इसकी बैक टेस्टिंग कर ले और वो कहे कि मैं इस पे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो वो कर सकता है, कोई मसले की बात नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस किस चीज़ को कहते हैं। क्या है रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस? रेगुलर डाइवर्जेंस, सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस का मतलब ये है। सबसे पहले इसके लिए आपको ये अपना आरएसआई का जो इंडिकेटर है, रेगुलर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो आरएसआई का इंडिकेटर, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमने पिछली बार ऐड किया था। ये आपने ऐड करना है अपने पास, और इसको आपने इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर ऐड करना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करने आपने, ठीक है? तो उसमें आपने देखना है किसी भी वक्त मार्केट चाहे रेंज में है, चाहे मार्केट ट्रेंड में है, ठीक है? तो इसमें जो है रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे? आपने देखना है कि कोई से भी दो स्विंग्स हैं, अगर हम सेल की साइड पे मार्केट जा रही है, या स्विंग ऐसे बने हैं कि वो सेल की साइड पे हैं, और मार्केट आपके ख्याल से वहां से ऊपर आ सकती है, तो आप वहां पे देखेंगे कि स्विंग की सेल की साइड पे स्विंग का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ है, जो कि हमें शो कर रही है कि ये स्विंग सेल का स्विंग है पिछले स्विंग के निस्बत। लेकिन आपने सिर्फ इन दो हिस्सों को देखना है, ठीक है? और आपने इसी के मद्दे मुकाबिल नीचे की जानिब जो आरएसआई का लेवल है, ये आरएसआई है, ये आपने देखना है, ये ऊपर की जानिब है। ये आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है, उम्मीद है आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ज़रा सा। तो आपको कोई भी ऐसे स्विंग मिले जिसकी आरएसआई ओपोजिट जानिब हो, मतलब स्विंग सेल का बन रहा है और इसकी आरएसआई जो है वो बाय की जानिब जा रही है, मतलब दोनों में जो है तजाद है, दोनों आपस में ओपोजिट हैं, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंस है, ये रेगुलर डाइवर्जेंस है। इसे कहते हैं बेयरिश रेगुलर डाइवर्जेंस, क्योंकि ये सेल की तरफ है, मार्केट का ओरिजिनल स्विंग सेल की जानिब है, और मार्केट का जो आरएसआई है वो बाय की जानिब है, वो बुलिश है। तो इसे कहते हैं रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। ये हम पे लिख भी लेते हैं, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। ये हमारी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस होती है, ठीक है? और इसमें जो है हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेंगे उसका तरीका मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहीं पे एक जगह पे बुलिश डाइवर्जेंस भी देख लेते हैं। सॉरी टू से, इसे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस करते हैं। बियरिश डाइवर्जेंस दूसरी होती है, ये बुलिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि इसमें हम बुलिश एंट्री फाइंड करते हैं, इसलिए ये बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है? ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है जिसमें मार्केट सेल की जानिब आ रही थी, और हमारी जो आरएसआई थी वो हमें शो कर रही है कि वो बाय की जानिब है। ट्रेड कैसे लेनी है? अगर आप लेना चाहते हैं तो रूल्स क्या हैं ट्रेड लेने के, वो रूल्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। गो के मैं रिकमेंड फिर भी नहीं करता इस पर ट्रेड करने को। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है।
बहरहाल हम एक मरतबा बियरिश डाइवर्जेंस की भी शक्ल देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रेगुलर बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस पे ट्रेड कैसे लेनी है, उसके रूल्स क्या हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट फुल टॉप पे थी। अच्छा, बुलिश डाइवर्जेंस जो है, जिसमें मार्केट की ओरिजिनल कंडीशन सेल की तरफ है, आरएसआई बुलिश है और हमने बुलिश एंट्री फाइंड करनी है, ये आपको मोस्टली चार्ट के बॉटम पे मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि ये ओपोजिट टू द ट्रेंड ट्रेड दे रही होती है और आपका एसएल हंट भी कर सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश चार्ट मैंने इस वक्त ऑलमोस्ट खोला हुआ है। आई थिंक ये मार्केट करंट थी और ये मैंने खोला हुआ है 4H का टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा, जो बेरिश डाइवर्जेंस मिलेगी जिसमें हमने बेरिश एंट्री फाइंड करनी है, ठीक है, वो हमें टॉप पे मिलेगी, वो चार्ट के टॉप पे मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट बाय आ रही थी, इसका स्विंग की ट्रेंड लाइन जो है बाय की जानिब थी। अच्छा, एक चीज गौर करनी है कि नॉर्मली हम बाय की ट्रेंड लाइन नीचे से लगाते हैं और सेल की ट्रेंड लाइन ऊपर से लगाते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस फाइंड करते हुए हमने ऑपोजिट करना है कि बाय की ट्रेंड लाइन ऊपर से लगानी है जबकि सेल की ट्रेंड लाइन नीचे से लगानी है। ठीक है, डाइवर्जेंस चेक करते हुए ऐसे करना है। आप देखें यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर की जानिब शो कर रही है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, और नीचे इसी के इक्विवेलेंट हम नीचे आएंगे, ये हमारे पास ये कर्सर शो कर देता है, उसी के इक्वली नीचे आप आएंगे तो ये मार्केट ने जो है, यहाँ पे मार्केट नीचे की जानिब आ रही है। यहाँ पे जो आरएसआई है वो नीचे की जानिब ट्रेंड लाइन बना रही है, जो कि हमें शो करता है कि ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है। इस सूरत में हम सेल की एंट्री फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें कंफर्मेशन कब होगी कि हमने एंट्री कब लेनी है? क्यों? क्योंकि मार्केट जो है अक्सर औकात डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस बनाती रहती है और मार्केट उसमें ओपोजिट ट्रेड नहीं देती। तो हमारे क्या रूल्स होंगे जिन रूल्स की बेस पे हम अब सोचेंगे कि वाकई अब मार्केट जो है ओपोजिट टू दी ट्रेंड जा सकती है, अब मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक करके ओपोजिट जाके हमारी ट्रेड को प्रॉफिटेबल कर सकती है। उसके रूल्स मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इधर एग्जांपल बिल्कुल सामने नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको फिर इसके बाद फाइंड कर, मैं एग्जांपल ऐसी देख रहा था जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि डाइवर्जेंस बार बार बनती रहती है और बार बार बनने के बावजूद मार्केट ऑपोजिट नहीं भी जाती और आपके एसएल हिट करती रहती है। इस वजह से एक तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता, और दूसरा ये कि इसके रूल्स फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दी है, ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब ऑपोजिट डायरेक्शन है मार्केट की आरएसआई पे और मार्केट के कैंडल स्टिक पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। अब आपने दो चीजों का वेट करना है। एक तो आपने इस चीज का वेट करना है कि मार्केट का भी और आरएसआई का भी, दोनों के स्विंग्स पूरे हो जाएं। मतलब ये है कि मार्केट स्विंग पूरा करके नीचे आना शुरू हो जाए, मतलब दो चार कैंडल रेड बना के शो कर दे कि मैंने अपना स्विंग पूरा कर लिया। इसी तरह आरएसआई पे भी मार्केट की जो आरएसआई है वो नीचे की जानिब आके शो कर दे कि मैंने अपना स्विंग शिफ्ट कर लिया है। एक तो इस चीज का हमने वेट करना है कि स्विंग बन जाए। मार्केट अभी स्विंग भी नहीं बनाया, आप यहाँ पे डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हैं जबकि आरएसआई अभी ऊपर जा रही है, ये सही नहीं है। आरएसआई ऊपर जाके नीचे आना शुरू हो जाए उस वक्त हम इसे स्विंग कंसिडर करते हैं। एक तो ये कि आरएसआई का भी स्विंग बन गया हो प्रॉपरली और मार्केट का भी स्विंग बन गया। ये नहीं है कि ये ग्रीन कैंडल बन रही थी और इस ग्रीन कैंडल पे आप सोचें कि डाइवर्जेंस भी है। ग्रीन कैंडल, ये जो मैंने इस वक्त कर्सर लेके गया हुआ हूँ, इस ग्रीन कैंडल पे हम डाइवर्जेंस को कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ने अभी तक स्विंग ही नहीं बनाया। हो सकता है मार्केट स्विंग नीचे आके बना दे, ऊपर स्विंग ही ना बनाए। ठीक है, तो हमने पहला वेट ये करना है कि डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन उस वक्त होगी जब ऊपर की जानिब भी स्विंग पूरा होके नीचे आ चुकी होगी मार्केट, और नीचे भी मार्केट ने आरएसआई का भी स्विंग बना के थोड़ा नीचे आ गई होगी। दूसरा हमने इस चीज का वेट करना है कि कैंडल स्टिक, ऐसी कैंडल स्टिक का वेट करना है जिस कैंडल स्टिक के इक्विवेलेंट मार्केट आरएसआई 50 लेवल को क्रॉस कर जाए। ये मार्केट का आरएसआई का जो मिडिल लेवल होता है आरएसआई पे, ये मैंने बताया था 50 का लेवल होता है, इसको मार्केट क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे मार्केट इस वक्त जो मैंने कर्सर रखा हुआ है ये एग्जैक्टली 50 के नीचे मार्केट आ चुकी है, 49 के करीब मार्केट आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मार्केट जब 50 के लेवल को क्रॉस कर जाए उसको हमने कंसिडर करना है कि ये हमारा कंडीशन पूरी होगी ट्रेड लेने की। अब हम इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड लेंगे। आरएसआई लेवल जब 50 को ब्रेक कर देगा नीचे की जानिब, क्योंकि ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है, हमने बियरिश एंट्री फाइंड करनी है, तो हमने क्या देखना है कि हमने देखना है कि ये जो आरएसआई का लेवल 50 के नीचे क्रॉस क्लोज करे, आरएसआई का लेवल 50 को क्रॉस करे और इसके साथ साथ ये इसके करस्पॉन्डिंग जो कैंडल है वो कैंडल क्लोज भी कर दे। तो करस्पॉन्डिंग कैंडल हमारी ये बन रही थी, इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे सेल की, ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस थी, यहाँ पे हम सेल की एंट्री लेंगे
इसके इक्वल। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो आप अगली कर लें। यहाँ पे तो 100% नजर आ रहा है कि मार्केट ने 50 का लेवल ब्रेक कर दिया, वह 47 पे है। ठीक है, आप बेशक यहाँ पे ट्रेड ले लें, कोई मसला नहीं है। ये वाला पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, अगली कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले लें, कोई मसला नहीं है। दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। ठीक है, हमने इसका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा 1:2 रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैं नहीं समझता कि है। अच्छा, बहुत लोग इस पे ट्रेड करते हैं। देखिए, मेरा अपना मिजाज है, आपका अपना मिजाज है, ऐसा नहीं, लाखों क्या करोड़ों लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। रेगुलर डाइवर्जेंस और जो है हिडन डाइवर्जेंस बहुत बड़े टूल हैं, लोग इसको ट्रेड करते हैं। मेरी अपनी एक राय है कि मैं इसको ट्रेड नहीं करता। हो सकता है इस वजह से मेरी राय हो क्योंकि मैंने इसको बैक टेस्ट ही नहीं किया, तो मेरा इस पे एतमाद कम है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करें और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले तो आप इसको जरूर ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि इसको ट्रेड नहीं करना, ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है, जो कि 30-40 साल पहले से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपरली वर्क करता था। ठीक है, और आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से क्लिक कैंडल पे ले जाए। आपने क्या करना है कि इसका यहाँ पे हमें 50 को क्रॉस कर दिया, कैंडल क्लोजिंग होगी, हमने एंट्री ले ली, और हमने इसका स्टॉप लॉस रखना है स्विंग से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, स्विंग से थोड़ा सा ऊपर रखना है। ये इस तरह की कैंडल जो है ना, ये जो बड़ी सी विक वाली कैंडल है, ये होपफुली किसी मार्केट की न्यूज के टाइम की होगी। ज्यादातर आपको इस तरह की कैंडल नहीं मिलेगी। आपने स्विंग के ऊपर लेवल ड्रॉ करके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख लेना है, मेरे हिसाब से यहाँ तक भी ठीक है। वैसे आपने विक को जरूर काउंट करना है, लेकिन इस तरह की विक आपको ज्यादातर मिलेगी नहीं, क्योंकि ये एक न्यूज वाली विक है। आपने 1:2 का टीपी सेट करना है, और 1:2.3 तक का भी टीपी इसके ऊपर हिट हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने ट्रेड मैंने फाइंड की है रिसेंट चार्ट में से, एडी यूएसडी के ऊपर। ठीक है, ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस थी। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। इस पे हमने बियरिश ट्रेड फाइंड की है। मार्केट बाय की जानिब जा रही थी, लेकिन नीचे आरएसआई के ऊपर डाइवर्जेंस मौजूद थी, आरएसआई की डायरेक्शन अपोजिट थी। तो हमने देखा कि रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है, हमने बियरिश एंट्री फाइंड की। बियरिश एंट्री फाइंड करने के दो रूल्स मैंने आपको बताए हैं। एक रूल ये है कि पहली बात कि मार्केट की कैंडल स्टिक का भी स्विंग कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की और आप इसके दरमियान में ही देख रहे हैं कि हाँ डायरेक्शन अपोजिट है। डाइवर्जेंस कंप्लीट होने दें, स्विंग कंप्लीट होने दें, मार्केट का भी और आरएसआई का भी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आरएसआई के ऊपर जैसे ही बियरिश ट्रेड के लिए 50 के नीचे मार्केट क्रॉस कर जाएगी आरएसआई को, आरएसआई 50 यहीं से क्रॉस कर जाएगी, तो उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग कैंडल स्टिक भी क्लोज कर देगी H4 के ऊपर। तो आपने वहां से ट्रेड लेनी है। स्विंग के थोड़ा सा ऊपर आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है, 1:2 की टीपी रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको शो करने के लिए बताया कि यहाँ 2.3 की भी टीपी माशाल्लाह हिट हुई है। ठीक है, रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस, चाहे आप गोल्ड पे कर रहे हैं, चाहे आप करेंसी पे कर रहे हैं, किसी भी पेयर पे कर रहे हैं, स्टॉक पे कर रहे हैं, क्रिप्टो पे कर रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे आपने नहीं करनी। मिनिमम टाइम फ्रेम 1 आवर है, और मोस्ट रिकमेंडेड टाइम फ्रेम इसके लिए H4 है। हमने चार्ट के ऊपर दो एंट्रीज देखी, माशाल्लाह दोनों की ऑलमोस्ट टीपी हिट है। वजह यह है कि दोनों की दोनों जो है H4 के ऊपर है। H4 के ऊपर रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, तो ये रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंस है। अब हमारे सामने रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस भी बनी थी, जो कि हमने सबसे पहले लेक्चर में देखी थी। तो अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रूल्स लागू होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रूल होगा कि भाई ये दोनों स्विंग कंप्लीट हो जाएं। रेड कैंडल के ऊपर हम डाइवर्जेंस को कंफर्म नहीं कर सकते जब तक ये स्विंग पूरा होकर ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती। हमें नहीं पता कि ये डाइवर्जेंस कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई। इसी तरीके से नीचे भी स्विंग कंप्लीट होना चाहिए आरएसआई का। ठीक है, एक कंडीशन तो मीट हो गई कि स्विंग कंप्लीट हो गए। अब हमें पता लग गया मार्केट कहीं यहाँ पे मूव कर रही थी, हमें नजर आ गया कि भी पीछे डाइवर्जेंस मौजूद है। ठीक है, जो कि कंफर्म हो चुकी है। अब हम दूसरी कंडीशन का वेट करेंगे। इस सूरत में चूंकि ये बुलिश डाइवर्जेंस है, इस सूरत में हम 50 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे अभी तक 50 के ऊपर मार्केट नहीं गई, 50 पे गई है, 50 को क्रॉस नहीं किया। जब तक आरएसआई 50 के ऊपर क्रॉस नहीं कर लेगी, क्योंकि ये बुलिश है, वो बियरिश थी तो 50 के नीचे क्रॉस करना जरूरी था। ये बुलिश है तो 50 के ऊपर आरएसआई का क्रॉस करना जरूरी है। यहाँ कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि 50 के ऊपर क्रॉस नहीं किया मार्केट ने, बल्कि मार्केट दोबारा नीचे आ गई। ठीक है, दोबारा नीचे आ गई मार्केट। अभी हम जो है 50 का वेट करेंगे, यहां जाके मार्केट ने 50 को क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग कैंडल कौन सी है। इसके करस्पॉन्डिंग कैंडल ये वाली है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, जो कि बाय की एंट्री होगी। इसको हम बिल्कुल ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया। ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। स्विंग के थोड़ा सा नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जो कि 67 पिप्स का बन रहा है। H4 की ट्रेड के हिसाब से कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है ये।
ठीक है, 1:2 का हमने टीपी सेट करना है, ना हिट हो तो एक अलग चीज है, हमारा रूल 1:2 का कम से कम है। ठीक है, नहीं हिट होता खैर है, कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। रूल यही है कि हमने 1:2 का, अगर आप 1:2 से कम इसका टीपी रखेंगे तो फिर आप इसका ओवरऑल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, इस ट्रेड ने यहाँ पे टीपी के करीब गई लेकिन टीपी हिट नहीं किया। ठीक है, अगर आप जो है छोटे टाइम, अच्छा इसमें एक चीज आपने गौर करनी है कि 50 की क्लोजिंग आपने छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी नहीं देखनी। रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट होती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि H4 पे डाइवर्जेंस होती है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस नहीं होती। तो वो जो मैं आपको कहता हूँ कि अच्छी एंट्री फाइंड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं। डाइवर्जेंस की सूरत में आपने छोटे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी नहीं जाना, ये जहन में रखें। जो 50 के लेवल की क्रॉसिंग है वो हमने उसी टाइम फ्रेम पे देखनी है जिस टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस है। ठीक है, अगर आप H1 पे डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं तो आपने H1 के ऊपर 50 के लेवल की क्रॉसिंग देखनी है। H4 पे देख रहे हैं तो H4 पे देखनी है। यहाँ पे 50 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हुआ है, आप यहाँ से ट्रेड लेंगे। ठीक है, आप बिला वजह इंतजार नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे आए फिर मैं ट्रेड लूं। ठीक है, हाँ, स्टॉप लॉस अगर आप छोटा रखना चाहते हैं, स्टॉप लॉस छोटा रखने के लिए आप बेशक छोटा टाइम फ्रेम यूज कर लें। मतलब यहाँ पे हमें एंट्री मिली है, यहाँ पे ही हम एग्जैक्टली इसी जगह पे हम ऐसा करते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलता है। स्टॉप लॉस चेंज करने के लिए आप बेशक आपकी मर्जी है कि आप जो है उसको छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं, लेकिन RSI का लेवल आप उसी टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है। ठीक है, इस जगह पे एंट्री मिल रही है। अब आपके पीछे मेजर स्विंग ये है और दरमियान में ये रेड कैंडल के साथ कंसोलिडेशन फेज था। आप चाहे तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख लें, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप इसके हिसाब से 1:2 को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जो है इसके हिसाब से, अब इसके हिसाब से 1:2 करना आपने, तो 1:2 आपका कोई यहाँ जाके बनेगा और 1:2 इजिली हिट हुआ है। देखिए यहाँ पे जाके 1:2 हिट हो गया। ठीक है, और SL दरमियान में नहीं हुआ, मार्केट कंसोलिडेट करती रही है लेकिन मार्केट ने अल्टीमेटली टीपी हिट किया है। तो 50 के लेवल की क्रॉसिंग उसी टाइम फ्रेम पे देखनी है जिस टाइम फ्रेम पे आप डाइवर्जेंस मार्क कर रहे हैं, लेकिन SL छोटा बन जाए, आपके अकाउंट के हिसाब से SL बहुत बड़ा बन रहा है। SL छोटा फाइंड करने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। यहाँ एक माइनर स्विंग था बिग रेड बुले बियरिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर, आप इसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, ये भी एक सेफ स्टॉप लॉस है, ये अनसेफ नहीं है। ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस हमारे रूल्स के हिसाब से लगाने के बावजूद हिट हो रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट ने हर वक्त प्रॉफिट नहीं देना, मार्केट में प्रॉफिट भी होना लॉस भी होना, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, ये रेगुलर डाइवर्जेंस बुलिश और बियरिश की एक एक ट्रेड मैंने आपको दिखा दी है और इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको भी हम रिमूव करते हैं ड्राइंग्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस किस बिला का नाम है, हिडन डाइवर्जेंस किस चीज को कहते हैं। अब हम इस चीज को देखते हैं। हिडन डाइवर्जेंस पे ट्रेड करने को मैं फिर भी सही समझता हूँ क्योंकि ये मोस्टली ट्रेंड के बराबर होती है। मतलब हो सकता है इसमें आपको नजर यही आए कि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो है फिर वही बात है कि डाइवर्जेंस के ऊपर मैंने इसकी बैक टेस्टिंग नहीं की। इसकी मैं आपको सीधी बात है, क्लास के अंदर भी बैठा हूँ, मैं आपको ये कैसे बताऊं कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, लेकिन दुनिया बहुत ज्यादा इस पे काम करती है और आप भी कर सकते हैं। हमने भी 2 ट्रेड्स फाइंड की, दोनों का बड़ा अच्छा रिजल्ट था, रेगुलर डाइवर्जेंस में, बुलिश भी बियरिश भी। अब हम हिडन डाइवर्जेंस का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मेरा मकसद कंसेप्ट क्लियर कराने का सिर्फ ये है कि ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ट्रेडिंग का, ये आपको आना चाहिए। अब आप इसकी बैक टेस्टिंग करके ट्रेड करें ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि भाई इसमें हमें कल एक हमने स्ट्रेटजी सीखनी है, कल वाले लेक्चर में गोल्ड की, उसके अंदर ये वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उसके बगैर आप वो स्ट्रेटजी नहीं कर सकते, तो वो स्ट्रेटजी नहीं सीख सकते। इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या आ जाते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस किस चीज को कहते हैं। हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं, अच्छा, हिडन डाइवर्जेंस के लिए आपने ट्रेंड लाइन उसी तरीके से लगानी है जिस तरीके से हम मार्केट की ट्रेंड लाइन लगाते हैं। मतलब बाय की ट्रेंड लाइन नीचे से लगाते हैं ना, रेगुलर डाइवर्जेंस में हमने बाय की ट्रेंड लाइन ऊपर से लगा ली, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस में नीचे से ही लगाएंगे। कोई भी स्विंग, मार्केट बाय में है, सेल में है, रेंज में है, कंसोलिडेशन में, कहीं पे भी है, आपने देखना है कि आपका ट्रेंड बाय का था। ठीक है, ये आपको 2 स्विंग्स बता रहे हैं कि ये बाय के स्विंग्स हैं, जबकि इसी के करस्पॉन्डिंग, अच्छा एक चीज आपको दूसरी भी समझा दूंगा, एक रूल और रह गया रेगुलर डाइवर्जेंस में। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बगैर डाइवर्जेंस कंप्लीट नहीं होती।
अच्छा, रेगुलर डाइवर्जेंस की मैंने ड्रॉ की हुई थी। रेगुलर डाइवर्जेंस का एक बहुत बड़ा रूल ये है कि आरएसआई का जो पहला स्विंग है, जहां से डाइवर्जेंस शुरू हो रही है, वो ओवर सोल्ड या ओवर बॉट में होना चाहिए। दूसरा स्विंग बेशक ओवर बॉट में या बेशक ओवर सोल्ड में या फर्क नहीं पड़ता, पहला स्विंग ओवर सोल्ड या ओवर बॉट में होना चाहिए। ये जो पहला स्विंग है, ये 70 के ऊपर या 30 के नीचे होना चाहिए, ये जरूर याद रखें। ठीक है, पहला स्विंग। दूसरा स्विंग मोस्टली अंदर ही होता है 70-30 के, लेकिन अगर थोड़ा सा बाहर भी है तो खैर है। लेकिन पहला स्विंग जो है वो 30 से नीचे या 70 के ऊपर होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर अगर डाइवर्जेंस बन रही है दरमियान में, इस सेंटर सेंटर पे कोई डाइवर्जेंस बन रही है, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। डाइवर्जेंस उसे कंसिडर करेंगे जो 70 के ऊपर और 30 के दरमियान वाले स्विंग से बन रही होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रह गया था, इसलिए मैंने कहा इसको भी क्लियर कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप जरूर कंसिडर करें, इसके बगैर डाइवर्जेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं हिडन डाइवर्जेंस की तरफ। हिडन डाइवर्जेंस उसी सूरत में आती है जब मार्केट 70 और 30 के दरमियान में भी डाइवर्जेंस दे रही हो, उससे हम कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस। कि वो साफ नजर नहीं आ रही। देखें, ये तो साफ नजर आ रही है, दूर से देख के पता लग जाता है कि हाँ 70 से ऊपर था, आरएसआई नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। दूर से नेकेड आई से भी नजर आ जाती है, इसलिए इसे रेगुलर डाइवर्जेंस कहते हैं। और जो दूसरी डाइवर्जेंस मैं अभी सिखाने लगा हूँ, उसमें उसे हिडन कहते ही इसलिए है कि वो 70 और 30 के दरमियान दरमियान में ही डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करती है, और वो नॉर्मली बंदे को नजर नहीं आती। नॉर्मली बंदा उसे स्किप कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस किस चीज का नाम है। हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं कि आपका जो मार्केट का आरएसआई है वो 70-30 के दरमियान है, और 70-30 के दरमियान ही आरएसआई का जो ट्रेंड है वो मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट चला गया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बाय था। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग हम अगर देखें तो इसका जो ट्रेंड है वो सेल की जानिब है। ठीक है, जिस स्विंग को आप कैंडल स्टिक को के ऊपर मार्क कर रहे हैं, उसी स्विंग को आपने नीचे मार्क करना है। ठीक है, अगर आप यहां तक मार्क कर रहे हैं इस स्विंग को, तो आपने इसी के करस्पॉन्डिंग स्विंग देखना है। आपने यहां तक नहीं देखना, या आपने यहां तक भी नहीं देखना, आपने करस्पॉन्डिंग स्विंग को देखना है। आप इस माइनर स्विंग को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने इधर भी माइनर स्विंग को इग्नोर ही करना है। ठीक है, दरमियान में 2-3 स्विंग्स भी इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है। किसी एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक अगर आपको डाइवर्जेंस नजर आ रही है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ हमारे पास देखें, मार्केट का ट्रेंड जो जो दो स्विंग्स हमने कंसिडर किए हैं उनके अंदर बाय का है, जबकि आरएसआई का ट्रेंड सेल का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हिडन डाइवर्जेंस के सूरत में ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है ये। इसे हम हिडन बुलिश क्यों कह रहे हैं, मार्केट तो बाय जा रही है, हो सकता है हमने सेल ट्रेड ट्रेड फाइंड करनी हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिडन डाइवर्जेंस में हम ट्रेंड के ही बराबर की ट्रेड फाइंड करते हैं। अगर हिडन डाइवर्जेंस में मार्केट टॉप पे थी, बुलिश थी, और आरएसआई नीचे थी, तो रेगुलर में तो हम ऑपोजिट ट्रेड फाइंड करते थे, लेकिन हिडन में हम विद इन दी ट्रेंड ट्रेड फाइंड करते हैं। हम बाय की ही ट्रेड फाइंड करेंगे, इसीलिए इसका नाम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। अब हम क्या करेंगे कि आरएसआई के 50 से ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे। आरएसआई 50 से ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, मतलब ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये क्लोज हो गई है, यहाँ से हमें बाय की ट्रेड मिलेगी। ये हमारी बाय की ट्रेड का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसका एसएल हमारा पिछले स्विंग से थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, और इसका टीपी 1:2 का होगा। ठीक है, 1:2 का टीपी होगा इसका। एक मिनट, इसको चार्ट को यहाँ से अलाइनमेंट खत्म करनी पड़ेगी, फिर ये 1:2 इसमें पूरा आएगा। बहरहाल 1:2 ऑलमोस्ट हो गया, तो इसका यहाँ पे एसएल हिट हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, एसएल का कोई मसला ही नहीं है। एसएल हमारे 50% भी हिट हो जाए तो खैर है। जिस बंदे को मनी मैनेजमेंट आती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रूल्स पे ट्रेडिंग करनी आती है, उसके लिए एसएल कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, मैं तो ग्रुप में भी अक्सर लोग मुझे प्राइवेट मैसेज करते हैं, सर आपने ट्रेड दी थी वो एसएल के करीब पहुंच गई है। मैं यही रिप्लाई करता हूँ, भाई एसएल ही है ना यार, क्या अगर ट्रेडिंग का हिस्सा है एसएल, इसके बगैर तो ट्रेडिंग ही नहीं है। तो बहरहाल ये इसे कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। अभी हम एक एग्जांपल कोई देखते हैं ऐसी जहाँ पे हिडन बियरिश डाइवर्जेंस हो। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कल के लेक्चर के अंदर हमारा जो है
अच्छा, इसमें एक चीज और गौर करने की है कि ये जो हिडन डाइवर्जेंस है मोस्टली ट्रेंड के अंदर मिलेगी, रेंज में कम मिलेगी, रेंज में भी मिल सकती है लेकिन कम मिलेगी। जिस तरह ये बाय का माइनर ट्रेंड था, मतलब मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा हो रही है, रेंज बना रही है ज्यादा, लेकिन ओवरऑल आप बिग स्विंग्स को देखेंगे तो बाय है, तो इसमें आपको बाय की ही ट्रेड हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इस वजह से मैं इसको जरा सा इसके हक में भी होता हूँ कि चलो विद इन द ट्रेंड ट्रेड है। बहरहाल अब हम कोई ऐसा देखते हैं जहाँ पे मार्केट ने सेल की हिडन डाइवर्जेंस बनाई हो। हाँ ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएसआई ऑलमोस्ट बराबर लेवल पे है। हम कोई और ऐसा पेयर फाइंड, अच्छा बल्कि यहाँ पे सेल का ट्रेंड आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे हमें हिडन डाइवर्जेंस मिल जाए और मिल भी गई है, लेकिन ये सेल का ट्रेंड था। यहाँ हमें साफ नजर आ रहा था कि मार्केट जो है सेल का ट्रेंड बना रही है। ये दो स्विंग्स हमने कंसीडर कर लिए। ठीक है, हमने इन दो स्विंग्स को कंसीडर किया है, या इसके साथ आप ये वाला स्विंग भी साथ मिला लें, इस टोटल एरिया को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, बल्कि इसी को कंसिडर करें, इन दो स्विंग्स को हमने कंसिडर किया। अच्छा आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी स्विंग को कंसिडर करें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि इसको कंसिडर ना करें। आप जिस दो स्विंग्स को कंसिडर करना है चाहते हैं करें, दरमियान में स्विंग को इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर करें, लेकिन रूल ये है कि जिन दो स्विंग्स को आपने कंसिडर किया है, आरएसआई भी उन्हीं दो स्विंग्स की कंसिडर करनी है, आरएसआई आगे पीछे की कंसिडर नहीं कर लेनी, उन्हीं दो स्विंग्स पे डाइवर्जेंस चेक करनी है। हमने इन दो स्विंग्स को कंसिडर किया, सेल का ट्रेंड था, सेल के स्विंग्स थे, हमने इसके करस्पॉन्डिंग देखा कि भाई आरएसआई क्या कर रही है, आरएसआई यहाँ से बाय की तरफ जा रही है, ये देखें आरएसआई टॉप की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब कि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन हमें शो कर रही है कि ये डाइवर्जेंस है, और ये हमारी कौन सी डाइवर्जेंस है, ये हमारी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, अच्छा अब हमने इसमें सेल की ट्रेड फाइंड करनी है। सेल की ट्रेड फाइंड करने के लिए स्विंग तो हमें नजर आ गए, एक तो रूल कंप्लीट होना जरूरी है कि स्विंग होना चाहिए, दोनों स्विंग कंप्लीट हो जाएं, दरमियान में कहीं पे ट्रेड फाइंड नहीं कर लेनी। दूसरा ये है कि भाई इनके दरमियान डाइवर्जेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। तीसरा रूल ये है कि भाई 50 के नीचे क्लोजिंग का वेट करें, क्योंकि हम सेल की ट्रेड फाइंड कर रहे हैं। इस कैंडल स्टिक पे इस जगह पे मार्केट ने 50 के नीचे क्लोज आरएसआई क्लोज की है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कैंडल ये वाली बन रही है, यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिल रही है। ठीक है, हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये थर्ड कैंडल थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ड्रा कर ली, पिछले स्विंग से थोड़ा सा ऊपर हमने इसका स्टॉप लॉस रख लिया जो कि 55-60 पिप्स का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 1:2 की हमने टीपी रख लेनी है, 1:2 की। बड़े ही आराम से मार्केट ने टीपी हिट की है, मार्केट ने मेरे ख्याल है 1:3 की भी हिट कर दी है। ठीक है, आगे जाके मार्केट उससे भी नीचे चली गई है, लेकिन हमने 1:2 को कंसिडर करना है, 1:2 की टीपी बड़े आराम से हिट हो गई। तो आज के लेक्चर में हमने अभी तक जो सीखा है वो ये है कि डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, रेगुलर डाइवर्जेंस क्या है, हिडन डाइवर्जेंस क्या है। अभी मैं इसको अगर दोबारा समराइज करने बैठूंगा तो जो हमारा लास्ट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, वो रह जाएगा। तो अगर किसी का कोई कंसेप्ट इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई है तो क्वेश्चन करें, या फिर इस वीडियो को दोबारा देखें। इतना क्लियरली और डिटेल में मैंने समझाया कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को, अगर आप दोबारा भी वीडियो देखें तो कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बना बना के भी प्रॉपरली चारों चीजों की एक एक ट्रेड भी आपको बना के दिखाई है, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस की, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस की, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस की, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की। एक चीज गौर में रखें, रेगुलर डाइवर्जेंस के अंदर आप ऑपोजिट टू द ट्रेंड ट्रेड फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि हिडन डाइवर्जेंस में आप विद इन द ट्रेंड ट्रेड फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम इन सारी की सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि बैक टेस्टिंग क्या होती है, किस बला का नाम है बैक टेस्टिंग, और ये क्यों जरूरी है। बैक टेस्टिंग कहते हैं कि चार्ट चार्ट के ऊपर, प्रीवियस चार्ट्स के डेटा के ऊपर हमने अपनी किसी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट करने का मकसद ये है कि अभी अब्दुलरहमान ने तो बड़े आसानी से बता दिया भाई कि डोमिनेंट कैंडल स्ट्रेटजी या हिडन डाइवर्जेंस या XYZ स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और इसके ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अब्दुलरहमान भाई ग्रुप में ट्रेड देते हैं, उसका भाई 5 में से 3 ट्रेड का एसएल होता रहता है। तो भाई अब्दुलरहमान भाई तो जो ट्रेड सिखा रहे हैं वो कोई इतनी अच्छी ट्रेड नहीं है, तो क्या किया जाए भाई, अभी क्यों ना मैं उस स्ट्रेटजी को खुद बैक टेस्टिंग कर लूं। तो बैक टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि भाई अब्दुलरहमान भाई जो भी कह रहे हैं वो कहते रहे, वो उनका मसला है, लेकिन मैंने अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जिस स्ट्रेटजी पे मैं काम करना चाहता हूं, जो स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी है, या जो स्ट्रेटजी अब्दुलरहमान भाई रिकमेंड करते हैं, उस स्ट्रेटजी के ऊपर एतमाद बिठाने के लिए कि यार मुझे पता तो हो कि कितने एसएल हिट होंगे, कितने टीपी हिट होंगे, फिर उसके हिसाब से मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बनाऊंगा।
ठीक है, तो उसके लिए बैक टेस्टिंग जरूरी है। अगर आपने सिर्फ मेरे से सीख लिया है और सीख के आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको नहीं पता, अब्दुलरहमान भी कहते थे कि डोमिनेंट कैंडल की स्ट्रेटजी 70% काम करती है, लेकिन वो 30% भी नहीं करती। आपको एतमाद कब आएगा? अब जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि अब्दुल मालवी सेटअप दे रहे हैं और आप उसको टीपी हिट होने से पहले क्लोज करे जा रहे हैं, या आप उसको एसएल के भी बात होल्ड करी जा रहे हैं, रेड को क्लोज कर रहे हैं, ग्रीन और रेड को होल्ड करी जा रहे हैं, ब्लू को क्लोज करी जा रहे हैं, तो आप तो ओवरऑल लॉस में चले गए, आपको तो लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो किरदार है वो आपके इमोशंस का है, वो आपकी साइकोलॉजी का है। और इमोशंस और साइकोलॉजी को जो है सेट रखने के लिए आपका अपनी स्ट्रेटजी पे एतमाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका अपनी स्ट्रेटजी पे एतमाद सिर्फ उस सूरत में होगा जब आपने उस स्ट्रेटजी की, खास तौर पे उस स्ट्रेटजी की जिस पे आप काम कर रहे हैं, खुद से बैक टेस्टिंग की होगी। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग आपको सबसे पहले, अब आपने बैक टेस्टिंग कर ली है, बैक टेस्टिंग में करना क्या है? बैक टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, थिंक ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है, उसके ऊपर आपको अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है 2000 से भी पहले तक का। ठीक है, तो आपको बैक टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर अलग से भी हैं, ठीक है, और उसके लिए जो है ना, वो पेड है मोस्टली। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के पेड के ऊपर आसानी है, यहाँ से रिप्ले का ऑप्शन खुल जाता है, सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, थिंक ट्रेडर के अंदर भी बैक टेस्टिंग, अब मैंने सुना है, मैंने बहुत पहले यूज की थी, अब मैंने सुना है कि वो पेड कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो फ्री रह के बगैर पैसा खर्च किए बैक टेस्टिंग करने का मैनुअल तरीका है। मैनुअल तरीका ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बहुत पीछे चले जाएं। ठीक है, बहुत पीछे चले जाएं। आप एक टाइम डिसाइड करें, 2 महीने पहले का डाटा, 3 महीने पहले का डाटा, 6 महीने पहले का डाटा, जहां तक ट्रेडिंग व्यू आपको दिखा रहा है, मेरा ख्याल है 1000 या 2000 कैंडल्स ये दिखाता है, चाहे वो M15 का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो H4 का हो। तो आपने जिस स्ट्रेटजी पे काम करना है, आपने उस स्ट्रेटजी का, मिसाल के तौर पे मैंने कह लिया कि मैं 1 जून से स्टार्ट करूंगा डाटा। ठीक है, ये 1 जून में फाइंड कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने H4 पे बैक टेस्टिंग करनी है, और 1 जून से ऑनवर्ड मैं बैक टेस्टिंग करूंगा। तो ये नीचे हमें डेट नजर आ रही होती है, 31 मई के बाद वीकेंड था, 3 जून को मार्केट ओपन हुई। मैं कहता हूं मैं 3 जून से ऑनवर्ड XYZ स्ट्रेटजी के ऊपर जितनी ट्रेड्स बनी हैं, उन सारी ट्रेड्स को मार्क करूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आपने जो है M15 के डोमिनेंट कैंडल को पकड़ लेना है, या किसी भी को पकड़, फिबोनाची को पकड़ लेना है मिसाल के तौर पे, फिबोनाची के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आपने 2 महीने पहले के डाटा के ऊपर चले जाना है। अगर आप 3 महीने पहले करना चाहते हैं, जितने टाइम पहले से आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बात है M15 की स्ट्रेटजी को आप 1 महीना बैक टेस्ट कर लें तो इनफ है, क्योंकि 1 महीने से पुरानी कैंडल शायद आपको ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में नजर भी ना आए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप H4 की किसी कैंडलस्टिक के पैटर्न की अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको 3 4 5 माह भी पीछे जाना पड़ सकता है। तो मैं एक H4 का टाइम फ्रेम खोला है, मैंने सोचा कि 1 जून से ऑनवर्ड XYZ कोई भी स्ट्रेटजी हो गई, फिबोनाची हो गई, उसको मैं बैक टेस्ट करूंगा। तो उसका तरीका ये है कि उस डेट के बाद से मैं चार्ट पे पूरी नजर रखूंगा, जो जो पैटर्न जब जब बन रहा है, फिबोनाची अगर मैं टेस्ट कर रहा हूं तो फिबोनाची के ऊपर जब जब ट्रेड बन रही है, मैं सारी ट्रेड्स मार्क करूंगा, हर ट्रेड मार्क करूंगा विद रूल्स, और साथ अपना नोट भी ऐड करूंगा कि ये सारे रूल्स पूरे हो रहे थे इस ट्रेड के ऊपर, इसलिए मैंने मार्क की है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हो सकता है मुझे 3 जून से लेके नवंबर के जो आजकल का डाटा चल रहा है, आज तक के डाटा में मुझे 30 ट्रेड मिल जाएं, 50 ट्रेड मिल जाएं, 10 ट्रेड मिल जाएं, 100 ट्रेड मिल जाएं। आपने एक ट्रेड भी मिस नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना कि यार मुझे आंखों से नजर आ गया कि इस ट्रेड का तो एसएल हुआ है, तो मैं इसको मिस करा देता हूँ। भाई आप अपनी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, आप अपना इतमाद बिठाने के लिए मार्केट का प्रीवियस डाटा चेक कर रहे हैं कि मार्केट क्या इस स्ट्रेटजी को, जिस तरह अब्दुलरहमान भाई ने बताया है, मार्केट एग्जीक्यूट भी करती है कि नहीं करती। तो इसमें आप अपने साथ खुद मुखलिस होंगे, एक भी ट्रेड को मिस नहीं करेंगे, और हर ट्रेड को मार्क कर लेंगे। अब आपको 2 महीने के डाटे पे, 3 महीने के डाटे पे, 6 महीने के डाटे के ऊपर आपने देख लिया कि आपको 50 ट्रेड मिल गई। अब आपने देखना है कि 50 में से कितनी ट्रेड ऐसी थी जिनका टीपी हुआ, कितनी ट्रेड ऐसी थी जिनका स्टॉप लॉस हुआ, और आपने उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। इसे कहते हैं कि ये इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी 1 मिनट के अंदर अंदर हम ना गोल्ड पे चले जाते हैं, ठीक है, और M15 के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ठीक है, M15 पे चले जाते हैं, इधर से हम सारी की सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब M15 के ऊपर आप डोमिनेंट कैंडल को करना चाहते हैं। डोमिनेंट कैंडल के लिए आप ऐसा करें कि 2 महीने पहले या 1 महीने पहले के डाटा पे चले जाएं। आई थिंक इट इज इनफ, 1 महीने का भी डाटा इनफ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटजी के लिए, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटजी के लिए। तो नवंबर का महीना, 1 नवंबर से हम स्टार्ट कर लो। ठीक है, 1 नवंबर के ऊपर आप चले जाओ चार्ट के ऊपर,
ठीक है। और यकम नवंबर से ऑनवर्ड आपने एक भी ट्रेड नहीं छोड़नी डोमिनेंट कैंडल की, अगर आप डोमिनेंट कैंडल को बैक टेस्ट करना चाहते हैं, या आप फिबोनाची को करना चाहते हैं तो फिबोनाची का H1 या H4 पे चले जाएं। उस टाइम से लेके करंट टाइम तक के सारे चार्ट को आपने देखना है स्क्रॉल कर करके, एक भी सेटअप लीव नहीं करना, और आखिर तक आपने देखना है कितनी ट्रेड मिली टोटल, और उसमें से कितनों का टीपी हुआ, कितने का एसएल हुआ, उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी जिसकी एक्यूरेसी 50% से अबव है, वो बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। उसके ऊपर आप इजीली ओवरऑल प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसकी मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसका तरीका इंशाल्लाह हम परसों वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है। और परसों वाली क्लास में इंशाल्लाह हम बैक टेस्टिंग की भी दोबारा डिस्कशन करेंगे। अभी टाइम भी कम है। बैक टेस्टिंग का मैंने आपको ओवरव्यू दे दी है कि बैक टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, और बैक टेस्टिंग के लिए बेसिकली क्या क्या करना होता है। मिसाल के तौर पर 1 नवंबर यहाँ पे जाके 3 नवंबर को मार्केट शुरू हो रही है। अब एक सेटअप ये बन गया हमारे पास, डोमिनेंट कैंडल का बन गया कि नहीं बन गया, आपने मार्क कर लिया, टीपी ऐसा लगा दिया, देख लिया टीपी हिट हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है। ये देखें यहाँ जाके टीपी हिट हो गया। दूसरा सेटअप देखते हैं कहाँ बन रहा है। दूसरा सेटअप यहाँ जाके बन गया। यहाँ पे आपने टीपी ऐसा लगा लिया, ऐसा यहाँ लगा लिया, टीपी जहाँ भी बन रहा है लगा लिया। इसका मार्केट ने टीपी हिट नहीं किया, मार्केट नीचे आ गई, यहाँ कहीं जाके मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। आपने एसएल को भी मार्क करना है। ठीक है। देखना है कितने एसएल हिट होते हैं। ठीक है। और उसके बाद कहीं आपका जाके यहाँ पे एक बाय का सेटअप बना। ठीक है। और यहाँ पे भी मार्केट ने इसका एसएल हिट कर दिया। ठीक है। यहाँ बाय का सेटअप बना, मार्केट ने टीपी जरूर हिट किया होगा क्योंकि एसएल बहुत छोटा टूटी, यहाँ पे ऑलमोस्ट टीपी हिट हो गया होगा। इस तरह आपने हर सेटअप को मार्क करना है। मैं मार्क नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बंदा डोमिनेंट कैंडल को जिसने लेक्चर लिया हुआ है उसको पता है कि यहाँ सेटअप बन रहा है, मैं ऐसे ही नहीं लगा यहाँ सेटअप बन रहा है, यहाँ सेटअप बन रहा है। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है। आपने उस टाइम से लेके करंट टाइम तक सारी ट्रेड्स मार्क करनी है, चाहे वो 50 ट्रेड है चाहे वो 200 ट्रेड है, सारी मार्क करनी है। इसमें आपको 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन यार ये आपकी एक्यूरेसी बता रही है आपको कितनी है। इससे आपकी ग्रिप बन रही है मार्केट पे, इस पे आपको इतमाद बन रहा है मार्केट पे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं, आप हवा में तीर चला रहे हैं। तो हवा में तीर चलाने का फायदा कोई भी नहीं है। इसलिए बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और बैक टेस्टिंग को आप जो मैं मेथड अभी सिखा रहा हूँ ये मैनुअल बैक टेस्टिंग है। ठीक है। फ्री ट्रेडिंग व्यू पे भी आप कर सकते हैं ये मैनुअल बैक टेस्टिंग। ठीक है, कम होगी लेकिन हो जाएगी। ठीक है। तो ये टोटल तरीका है आज के लेक्चर में। और इंशाल्लाह परसों वाले फाइनल लेक्चर में या मंडे वाले फाइनल लेक्चर में इंशाल्लाह हम बैक टेस्टिंग की कुछ ट्रेड्स ड्रॉ करके भी फाइनली देख लेंगे कि बैक टेस्टिंग किस तरीके से करनी है, और उसमें फिर हमने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। कल का लेक्चर इंशाल्लाह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड की एक स्ट्रेटजी के ऊपर है। उस स्ट्रेटजी के अंदर हम डाइवर्जेंस को भी यूज करेंगे, लेकिन इंडिकेटर डिफरेंट होगा। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम कल सेकंड लास्ट लेक्चर और परसों या मंडे को लास्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा।